हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द वंस हु विन आर दोज हु कीप गोइंग इवन आफ्टर एवरीवन एल्स क्विट्स। यानी कि आप सफल तभी होंगे, आप जब जैसे होता है कई बार कि बड़े से बड़े धुरंधर भी हैं जो कई दफ़ा बीच में क्विट डाउन कर जाते हैं। वो जो विफलता है, जो हार है, निराशा है, उसको टैकल नहीं कर पाते, उससे निपट नहीं पाते। आपकी जीत तभी होगी जब हर कोई जो हार मान चुका है या फिर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसके बावजूद भी आप इसको कंटिन्यू करते जा रहे हो निरंतर। और ये नहीं कि सिर्फ जिद के मारे कंटिन्यू करते जा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑफर स्टेटमेंट्स ऑन चाइना। सरकार का जो फैसला था कि वो कुछ स्टेटमेंट दें चाइना के ऊपर, सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, स्वतः ही बोलना। ठीक है, इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों में, एंड टू ब्रीफ अ पार्लियामेंट्री पैनल, और एक पार्लियामेंट्री पैनल को ब्रीफ देना, उसकी डिटेल बताना, आर पॉजिटिव बट लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप। ये दोनों ही कदम बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये बड़े लंबे समय से पेंडिंग थे, बड़े डिले के बाद में आए हैं। लॉन्ग ओवरड्यू मतलब बड़े डिले के बाद में आए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में मतलब जो ऑपोजिशन है वो बार बार चाइना के ऊपर सवाल पूछ रहा है सरकार से, लेकिन सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। सिंस 2020, 2020 के बाद से, फॉलोइंग द चाइनीज ट्रांसग्रेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब 2020 में क्या हुआ था, जो चाइनीज साइड है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को उल्लंघन करके ट्रांसग्रेशन मतलब कि अतिक्रमण कर लिया था। उसके बाद से, फॉलोइंग मतलब उसके बाद से, एंड द डेडली गलवान क्लैशेस। और 2020 में दूसरी बात क्या हुई थी, गलवान में हमारे जो सैनिक हैं और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था, जिसमें कई सारे हिंदुस्तानी सैनिक भी घायल और मारे गए थे और उधर के भी कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा था। इट हैज़ अवॉइडेड डिवल्जिंग डिटेल्स ऑफ द नेगोशिएशंस विद चाइना। तो तब से लेके अब तक सरकार जो है वो अवॉइड करती आई है। क्या अवॉइड करती आई है? डिवल्ज करना। डिवल्ज करना मतलब सामने उजागर करना, स्पष्ट करना। तो डिटेल्स जो भी नेगोशिएशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है चाइना के साथ में, उसकी कोई भी डिटेल सरकार जो है वो उजागर करने से बचती आई है। ओवर द एक्शंस ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना का जो नेगोशिएशन चल रही है, चाइना की जो सरकार है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ पे जो सेना है उनका रूल है काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसके साथ जो बातचीत चल रही थी उसके ऊपर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। ओनली अनाउंसिंग अग्रीमेंट्स ऑन डिसंगेजमेंट एट 6 पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन। और डिटेल बातचीत क्या हुई वो तो उन्होंने बताया ही नहीं, केवल सिर्फ ये बताया कि 6 फ्रिक्शन पॉइंट्स। फ्रिक्शन पॉइंट्स मतलब जहाँ पे मन मुटाव है, जहाँ पे मतभेद है, वो उन 6 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट मतलब होता है पीछे हटना, कि हमारी सेना भी पीछे हट जाएगी, आपकी सेना भी पीछे हट जाएगी। ये इसके अलावा और कोई उन्होंने बात नहीं बताई। एज दे अकर्ड इन 2021, 2022 एंड 2024, जैसा कि 2021, 22 और 24 की बातचीत के दौरान में हुआ था। इन अ डेमोक्रेसी, अब एक डेमोक्रेसी में, एक ऐसे देश में जहाँ पे जनता जो है वो सर्वोपरि है, द पीपल मस्ट नॉट बी केप्ट इन द डार्क ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसे देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे देश की जनता को उनकी सरकार क्या बातचीत कर रही है, कौन से देश के साथ में हमारे कैसे संबंध हैं, क्या नेगोशिएशन चल रहे हैं, इसको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जनता को अंधेरे में इन सब बातों से नहीं रखना चाहिए, वंचित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार है ये जानना। ठीक है, हमारे संविधान में हमें ये अधिकार मिला है, राइट। बट द स्टेटमेंट्स बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड द ब्रीफिंग बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अपेयर टू हैव बीन सब्सटैंशियल। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा, और जो ब्रीफिंग डिटेल्स बात की गई, थोड़ी जानकारी दी गई, किसके द्वारा? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के द्वारा, ये बहुत ही सब्सटेंशियल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। मिस्टर जयशंकर फोकस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द एलएसी नेगोशिएशन। मिस्टर जयशंकर ने 3 पहलू, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, 3 पहलुओं के ऊपर फोकस किया एलएसी नेगोशिएशन का। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब देखो ये भी आप एक चीज समझो कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पहली बार जिक्र किया गया और फिर आगे उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया, यानी कि
जब आप पैराजम्बल क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको किसी स्टेटमेंट में शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है और किसी स्टेटमेंट में फुल उसका मीनिंग दिखाए, फुल उसका जो फॉर्म है, पूरा उसका शब्दावली है वो दिखाई दे रही है, तो आपने जो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है वही फर्स्ट स्टेटमेंट रखना है या ऊपर रखना है, ठीक है। He said India has made it clear to China that normal engagement in other parts of the relationship were contingent on the LAC tension। बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने चाइना को ये बात स्पष्ट कर दी है कि हमारी बाकी मसलों के ऊपर, हमारे रिश्तों के जो बाकी अहम पहलू हैं जैसे कि ट्रेड हो गया या और कोई चीज़ें हो गई, इनके ऊपर नॉर्मल बातचीत तभी हो पाएगी, नॉर्मल इंगेजमेंट तभी हो पाएगा जब एलएसी के ऊपर जो टेंशन है उसका कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये सारी हमारी बातचीत उसके ऊपर ही कंटिजेंट मतलब निर्भर करती है। India has adopted a policy of continuous engagement and a step-by-step approach involving 17 meetings of the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs। बोल रहे हैं हिंदुस्तान का क्या रहा है अभी तक जो पॉलिसी रही है वो ये है कि कंटिन्यूस एंगेजमेंट करो, कि लगातार आप बातचीत करते रहो और एक एक स्टेप, यानी कि पहले चलो इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर रिजॉल्व करते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेकर आएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमारा अप्रोच रहा, जिसके अंतर्गत हमने 17 मीटिंग्स करी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की, 21 मीटिंग्स करी सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग मैकेनिज्म and several meetings between the foreign and defense ministers and special representatives of both countries। और कुछ मीटिंग्स हुई जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कुछ स्पेशल प्रतिनिधि मंडल गया हो, इनके बीच में दोनों ही देशों की तरफ से। तो इतनी बातचीत के बाद में जाके अब जाके ये थोड़ा सा यहाँ पे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है संसद में वो बात सामने आई है। Finally, he said that with disengagement fully achieved, the next priorities would be troop de-escalation and de-induction। बोल रहे हैं अब अंततः, फाइनली मतलब अंततः उन्होंने ये कहा है कि अब क्योंकि डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से हो चुका है, फुली अचीव मतलब पूरी तरीके से हो चुका है, तो हमारी जो अगली प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो क्या होगा, ट्रूप्स को, जो हमारी सेना दल है, सेना की टुकड़ी है कि इतने सैनिक वहां पे हमने तैनात किए हैं, वो डी एस्केलेट करना। डी एस्केलेट करना मतलब कि उनको वहां पे कम करना, और डी इंडक्शन मतलब हटाना वहां से। followed by a discussion on how to manage ties in the border areas। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि भाई किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में संबंधों को मैनेज किया जाए, कैसे वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो आई थी वो पेट्रोलिंग की वजह से ही आई थी। जो गलवान में क्लैश हुआ था वो पेट्रोलिंग की वजह से हुआ था। पेट्रोलिंग क्या है कि आप निगरानी रखते हैं, आपकी कुछ सेना की एक टीम बना के, एक यूनिट की टीम बना दी या एक बैटरी की टीम बना दी, और उसके बाद में उनको बोला कि आप जाके राउंड मार कर आओ, देखो कोई गतिविधि तो नहीं हो रही, कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो पेट्रोलिंग की जाती है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे सारा मसला हुआ था कि नहीं तुम यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, ये हमारा एरिया है, तुम नहीं कर सकते, हमारा एरिया है। इस तरीके से फिर वो बातों बातों में जब आपको एक दूसरे की बात सुननी नहीं होती, समझनी नहीं होती, समझ में आ नहीं रही होती, तो फिर वो हाथापाई में पहुंच गया, ठीक है, बातचीत। तो बॉर्डर एरियाज को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। गिवन द प्रॉब्लम्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, किसको देखते हुए, पिछले कुछ सालों में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, परेशानियां हुई हैं, उनको देखते हुए ये कदम उठाया जाएगा। मिस्टर जयशंकर सेड, जयशंकर जी ने क्या कहा, दैट फॉर स्पांग एंड डेमचौक पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैड बीन अग्रीड अपॉन। बोल रहे हैं कि डेप्सांग और डेमचौक के लिए पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर बातचीत हो चुकी है, उसके ऊपर मतलब फाइनल डिसीजन हो चुका है। बट द रिजम्पशन ऑफ पेट्रोल्स इज स्टिल अंडरवे, लेकिन अब पेट्रोलिंग की वापस से शुरुआत करना है ना, अब रुकी हुई है अभी तक के लिए पेट्रोलिंग, लेकिन दोबारा से उसकी शुरुआत करना, वो अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उसकी वो प्रक्रिया भी चल रही है, अंडरवे है, अभी चल रही है। फॉर द अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग सो लेक, और जो नॉर्थ और साउथ पैंगोंग सो लेक के बाकी एरियाज हैं, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स हैं, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हैड बीन अचीव थ्रू स्टेप्स ऑफ टेम्पररी एंड लिमिटेड नेचर। यहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट है
वो किसके ज़रिए अपनाया गया है, किसके ज़रिए हासिल किया गया है? टेम्प्ररी यानी कि थोड़े समय के लिए, और लिमिटेड यानी कि थोड़ा, मतलब वही अगेन कि आपकी सीमाएं हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते या इतना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इस तरीके से ये अचीव किया गया है। अ यूफेमिज्म फॉर एलएसी बफर जोन। और ये क्या है? ये यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म क्या होता है? जब आप कोई कठोर वर्ड नहीं बोलना चाहते किसी को, और उसके लिए आप कोई सॉफ्टर टर्म इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को बुरा ना लग जाए, वो हो गया। तो ये जो स्टेप्स ऑफ टेम्पररी एंड लिमिटेड नेचर, जो ये डिसंगेजमेंट हुआ है, ये यूफेमिज्म है एलएसी के बफर जोन के लिए। बट the government's nearly 25,000 word statement gave no indication of the casus belli for the Chinese actions, nor any reference to when the return of status quo ante or to position of 2020 can be expected. लेकिन सरकार के जितने 2,500 शब्दों का जो, लगभग 2,500 शब्दों का जो स्टेटमेंट आया, उसमें कोई भी इंडिकेशन, कोई भी इशारा नहीं किया गया कि कैसस बेली यानी कि युद्ध का कारण क्या था, किस वजह से ये चाइनीज साइड ने ये एक्शन लिया, किस वजह से हमने उनको उकसाया, उन्होंने हमको उकसाया, क्या कारण हुआ जिस वजह से ये एक्शन लेना पड़ा। और ना ही कोई रेफरेंस दिया गया कि कब स्टेटस क्वो एंटे यानी कि जो स्थिति पहले थी उस पर वापस कब हो सकते हैं, यानी कि टू द पोजिशन 2020 तक जो पोजीशन थी, जो स्थिति थी, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और कब तक पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया या जिक्र नहीं किया गया। द स्टेटमेंट लेड स्ट्रेस ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इसमें बार बार देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इसके ऊपर जोर दिया गया बार बार। इंटरेस्ट बीइंग अपहेल्ड, कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको बरकरार रखते हुए ये बात बार बार बोली गई। विदाउट मेंशनिंग इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एट एनी पॉइंट, और हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ईमानदारी है, स्वायत्ता है, इसके ऊपर जिक्र नहीं किया गया, इसको मेंशन नहीं किया गया। द गवर्नमेंट मस्ट नाउ एक्सपीडिट efforts to build a common understanding of the LAC and to demarcate the boundary। अब सरकार को एक्सपीडेट करना पड़ेगा, इसको जो तेजी से करना पड़ेगा, जो ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन पाए LAC के ऊपर, और जो बाउंड्रीज हैं उनको डिमार्केट किया जाए, यानी कि ये तुम्हारी सीमा है, ये हमारी सीमा है, यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है, तुम्हें इतना हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो चीज़ें हो पाए। It is important to tell the nation about the nearly 20 Modi-ji meetings prior to 2020, in spite of which the PLA acted the way it did। तो बोल रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बताना कि लगभग 20 मीटिंग्स मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में 2020 से पहले हुई थी, और इन मीटिंग्स के होने के बावजूद भी जो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस तरीके का, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस तरीके का कदम उठाया, और इस तरीके से हमारे फौजी भाइयों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ या फिर उनकी जानें गई या जख्मी हुए, तो इस तरीके से चीज़ें एस्केलेट हुई, जबकि 20 मीटिंग्स हो चुकी थी मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। The past few years should have demonstrated to the doves and hawks। अब doves होता है प्यार का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, दोस्ती का प्रतीक, और hawks होते हैं शिकारी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि पिछले कुछ जो साल हैं, ये चाहे इंडिया की जो भी अभी इस वक्त पे जो भी इंडिया के डेवलपमेंट है नहीं है, उसके चाहे प्रशंसक हो चाहे उसके निंदक हो, दोनों को ही ये दर्शा दिया जाना चाहिए, पिछले कुछ सालों में उनको दोनों को ही ये समझ आना चाहिए इन इंडियाज एस्टैब्लिशमेंट दैट सच एन इंटेंसिव एंगेजमेंट इज नो गारंटर ऑफ पीस। कि इस तरीके की जो गतिविधि है, इतना कि हम बोलेंगे कि हम इनके ऊपर युद्ध कर देंगे या आक्रमण कर देंगे या इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे, इससे कोई शांति बहाल नहीं होगी, ठीक है। मार काट से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से, हमला करने से शांति बहाल नहीं होगी। नॉर कैन कन्फ्लिक्ट्स बी रिजॉल्व, ना ही मतभेद जो है सुलझेंगे विदाउट द काइंड ऑफ इंटेंस एंड कंटिन्यूस एंगेजमेंट। जिस तरीके की इतनी गंभीर दौर की बातचीत चली और निरंतर बातचीत चली, उसके बिना शांति बहाल नहीं हो सकती।
दैट न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव सस्टेन्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर, जो कि हिंदुस्तान और चाइना ने पिछले कुछ सालों में किया है, उससे बिना शांति बहाल नहीं हो सकती, उसके बिना मसले सुलझाए नहीं जा सकते। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी दो रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी है तो आपको बातचीत के जरिए ही करनी पड़ेगी, उसका और दूसरा कोई पहलू नहीं है, दूसरा कोई हल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द आर्टिकल रिगार्डिंग द अप्रोच इंडिया एंड चाइना हैव टेकन टू रिजॉल्व बॉर्डर टेंशंस। बोल रहे हैं क्या इन्फर किया जा सकता है, क्या तात्पर्य निकाला जा सकता है आर्टिकल से जो कि इंडिया और चाइना की अप्रोच के बारे में कहे गए हैं कि इन्होंने किस तरीके से बॉर्डर टेंशन को रिजॉल्व करने की क्या अप्रोच लगाई, उसके बारे में क्या कहा गया है। इंडिया एंड चाइना हैव रिजॉल्व ऑल देयर डिस्प्यूट्स परमानेंटली। इनकरेक्ट है, सभी मसले तो हल नहीं हुए ना, अभी सिर्फ 6 पॉइंट्स पे, फ्रिक्शन पॉइंट्स पे आपने डिसएंगेजमेंट की बात करी है, और कुछ जगहों पे भी बातचीत जारी है ना। कहीं पे आपने पेट्रोलिंग के लिए स्वीकृति दे दी है, या उन्होंने दे दी है, या हमने दे दी है, अग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी पेट्रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब ये चीज़ें वापस यथास्थिति बनेगी, अभी स्टेटस क्वो अभी तक सेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो जब ये यथास्थिति बनेगी उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बातचीत का नतीजा निकला। जो नतीजा निकला, जो वर्बल या रिटन वर्ड्स हैं और जो एक्चुअल एक्शन है, उनमें कितना अंतर है, ये सब चीज़ें तब पता चलेंगी। India and China have engaged in continuous and structured negotiations to address the disputes। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम ढांचागत तरीके से वो प्रोसेस चलते रहे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में करते रहे ना काम, और निरंतरता बनाए रखी, तो वो क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस हो गए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements is correct based on the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। इंडिया हैज अचीव्ड फुल ट्रूप डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन। फुल ट्रूप तो नहीं हुआ, अभी थोड़ी जगहों से हटाए गए, तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर डेप्सांग एंड डेमचोक आर फुल्ली ऑपरेशनल। ऑपरेशनल नहीं है, अग्रीमेंट हो चुका है, ऑपरेशनल अभी नहीं है, वो प्रक्रिया भी चल रही है। India's statements focus on continuous engagement and a step-by-step resolution process। बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा जो engagement प्रक्रिया थी उसमें हमने ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर केंद्रित किया कि एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया कि पहले इस पॉइंट के ऊपर बातचीत करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पे। ये नहीं कि नहीं हम सारे पॉइंट्स पे एक साथ बातचीत करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब सारे पॉइंट्स पे एक साथ बातचीत की जाती है तो कोई भी पॉइंट सॉल्व नहीं होता, जो होने वाला होगा उसके ऊपर भी फिर जिद मार के बैठ जाते हैं कि नहीं तुम ये नहीं करोगे तो हम ये नहीं करेंगे, राइट। द गवर्नमेंट हैज डिस्क्लोज द एग्जैक्ट रीजन। इनकरेक्ट है, एग्जैक्ट रीजन की बात ही नहीं की गई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is India's condition for normal engagement with China? हिंदुस्तान की क्या शर्तें हैं जिस पे ऊपर वो कह रहे हैं कि हम आपसे नॉर्मल बातचीत कर लेंगे चाइना के साथ में रिलेशन। तो हिंदुस्तान की शर्तें ये हैं कि जब तक LAC के ऊपर जो पूरा मनमुटाव है वो खत्म नहीं हो जाता, सारी प्रक्रियाएं फॉलो करके टोटल रेजोल्यूशन वहां पे नहीं मिलता, तब तक नॉर्मल एंगेजमेंट बाकी रिश्तों पे नहीं हो सकती, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ टेंशंस इन नॉर्थ एंड साउथ पैंगोंग सो नहीं, इनकरेक्ट है। डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स इन बॉर्डर एरियाज, तो डी एस्केलेशन की बात नहीं है, पूरे मतभेद सुलझाने की बात है। डी एस्केलेशन अभी हमने हटा दिए ट्रूप्स, फिर 4 महीने बाद फिर मतभेद हो गया तो, है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि प्रॉपर रेजोल्यूशन निकले। सो इनकरेक्ट है। डिसएंगेजमेंट उसके, क्योंकि उसके बाद में उन्हें डिमार्केशन भी करना है। डिसएंगेजमेंट एट डेप्सोंग एंड डमचौक, इनकरेक्ट है। रेजोल्यूशन ऑफ टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिल्कुल करेक्ट है। ये जरूरी है कि LAC के ऊपर जो टेंशन है, मन मुटाव है, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो, उसके बाद ही एक्चुअल तरीके से, नॉर्मल तरीके से बातचीत हो सकती है। India's engagement with China involves a step-by-step approach, including dash meetings of senior highest military commanders। 17 या कितनी मीटिंग्स हुई थी सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, देख लेते हैं। अगर नंबर्स में डाउट हो तो प्लीज एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। 17 मीटिंग्स हुई थी वर्किंग मैकेनिज्म के बीच में, 21 मीटिंग हुई थी सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, यानी कि 21 मीटिंग्स हुई हैं। ओके, याद रखना ये चीज। ऑप्शन बी 21 इज करेक्ट। What is the antonym for expedite? Expedite का मतलब क्या होता है, जल्दी करना, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा,
द गवर्नमेंट मस्ट नाउ एक्सपीडिएट मतलब कि जल्दी करना, एक्सेलरेट तेजी करना, फेलिसिटेट फेलिसिटेट का मतलब होता है फैसिलिटेट मतलब कि किसी चीज की मदद करना, हिंडर मतलब रुकावट और एनहांस मतलब बढ़ाना। तो ऑप्शन सी हिंडर इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एक्सपीडिएट। एन ओपन माइंड एक खुला विचार, खुला दिमाग। अब खुला दिमाग का मतलब नहीं कि उसकी सर्जरी करके उसको खोल के रख दो, नहीं, खुला दिमाग मतलब विचारों की ओपननेस की बात की जा रही है। सीक इट विद इसको देखता है, किसी चीज के साथ में देखता है। फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी व्यक्ति की खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल नॉलेज जो है वो एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। तो अब हम समझ में पा रहे हैं कि ये नॉलेज की बात की जा रही है, नॉलेज हमारा सब्जेक्ट है। तो नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए यू मस्ट सीक इट विथ एन ओपन माइंड। ठीक है, तो नॉलेज इज पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विथ एन ओपन माइंड। चलिए, तो ROQP 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 ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डैश क्रक्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, क्रक्स का मतलब होता है जो उसका जिस्ट है, उसका जो अहम मुद्दा है, मुख्य बिंदु है पूरे उसके आर्ग्यूमेंट का, उसके बहस का, उसके तर्क का, वॉज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। उसका पूरी बहस का मुख्य पहलू यही था कि वो ये कह रहा था कि भाई एजुकेशन जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए, पूरे जीवन पर्याय चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्रक्स मतलब एसेंस, एसेंस मतलब उसका मुख्य पहलू, उसका सार। एटिकेट, एटिकेट का मतलब होता है जो आपका शिष्टाचार है, टेबल मैनर्स है, चाहे आपका जीवन यापन करने के एटिकेट्स हैं। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब जो एक प्राइमरी एक ड्राफ्ट होता है जिसके ऊपर अपने प्राइमरी पहलू लिखे होते हैं, फिर उनमें से फाइनल ड्राफ्ट निकल कर आता है, तो वो क्या हो गया, मसौदा जो तैयार किया जाता है। सो ऑप्शन ए एसेंस इज करेक्ट। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन इट्स अ जर्नी, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप इस मुकाम पे पहुंच गए बस सफल हो गए। इस तरीके से तो अंबानी अडानी जी को अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारी नज़र में तो बहुत सफल इंसान है, लेकिन सफलता एक जर्नी है, निरंतर चलते रहने का मतलब है सफलता। ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया सक्सेस का, फेलियर। सो ऑप्शन ए फेलियर इज करेक्ट। सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना। विक्ट्री मतलब जीत। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब होता है जो धन दौलत वगैरह है। सो ऑप्शन ए फेलियर इज करेक्ट। शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपेंड। जब आप ये बोले जाते हैं कि भाई आपके ऊपर दूसरों की गलतियों का आरोप लगाया जाए, जैसे कि बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, फिर उसमें एक कल्प्रिट को पकड़ के ढूंढ के उसके ऊपर सारा, या बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं उसके ऊपर सारा आरोप लगाया जाता है, उसको क्या बोल जाता है, उसको क्या बना दिया जाता है, उसको स्केप गोट बना दिया जाता है ना, यानी कि मेड अ स्केप गोट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। His eloquent speech always persuades people to work for their betterment. सिनोनिम बताना है। एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही एफिशिएंट। तो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब भी मतलब एकदम स्पष्ट क्लियर बोलने वाला। वेग मतलब कोई पॉइंट कहाँ का, कोई पॉइंट कहाँ का, बिल्कुल ही अनक्लियर है। इनआर्टिकुलेट मतलब भी अस्पष्ट, और शॉर्ट मतलब छोटी सी। तो यहाँ पे बहुत प्रभावशाली है, तो बहुत डिटेल बातचीत की होगी, बहुत अच्छे तरीके से शब्दावली चूज की गई होगी, क्लियर होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Out of those group members, Rohan is the one who opposes others no matter what they tell him. जब आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपके सामने चाहे कोई भी व्यक्ति है, आपने बस उसका अपोज करना है। ठीक है, आपको ये मतलब नहीं है कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपके अच्छे के बोल रहा है, बुरे के बोल रहा है, लेकिन आपका ये व्यक्तित्व है कि जो आपके सामने खड़ा है आपने उसको गलत बोलना है। चाहे मान लो दो लोगों की आपस में लड़ाई है, तो जब एक ए आपके सामने आएगा तब आप उसको गलत बोलोगे, जब बी आपके सामने आएगा तब उसको गलत बोलोगे, ये आपका स्वभाव है। तो उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट। क्या बोलते हैं, एंटागनिस्ट। फर्स्ट है एंटम एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट मतलब होता है जो शरीर की रचनाओं का स्टडी करता है। एंटागनिस्ट मतलब जो विद्रोह करता है आपकी बातचीत का। प्रोटेगोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट मतलब होता है नायक, जो हीरो होता है। और एगनिस्ट मतलब कि जैसे किसी पेड़ को अगर काटते हैं तो उसके अंदर से फ्लूइड निकलता है, तो वो क्या हो गया, एगनिस्ट। सो ऑप्शन बी एंटागनिस्ट इज करेक्ट।
ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर डैश स्किल, culinary स्किल। जो शेफ की स्किल होती है खाने को सुंदर तरीके से बना के सुसज्जित करके रखना और अच्छा टेस्टी दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे, अरोमा भी अच्छा, तो वो क्या है, culinary स्किल्स। culinary नहीं होता, क्या होता है, CULINARY, culinary। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Solutions to the country's interior problems are still a long way away। बोल रहे हैं कि देश के आंतरिक समस्याओं का जो समाधान है वो अभी भी बड़ा दूर है। ठीक है, इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं होती, देश की आंतरिक समस्या इंटरनल प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? इंटरनल प्रॉब्लम, हमारे देश का आंतरिक मसला है, हमारा इंटरनल मैटर है। ठीक है, तो क्या होती है? इंटरनल प्रॉब्लम। क्योंकि देश कोई ऐसे फोर बाउंड्री वाला कोई चीज नहीं है जिसके अंदर आप कुछ करें। जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग है, मतलब वो घर के अंदर हो रही है, वो चार दीवारी के अंदर कोई चीज हो रही है, पर देश में कोई बाउंड्री इस तरीके की नहीं है, वो इंटरनल मैटर होता है, ना कि इंटीरियर। ऑप्शन बी में एरर है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है जो टूट सके, बहुत ही नाजुक हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है क्रंची, क्रंची मतलब भी बिल्कुल कुरकुरा। रेजिलिएंट, रेजिलिएंट मतलब बड़ा ही मजबूत, दृढ़, लचीला। या फिर डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक। अलूफ मतलब कोई चीज बिछड़ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रेजिलिएंट इज करेक्ट। The letter was being typed by the secretary when the phone rang. By the secretary, the secretary क्या है? Subject. Letter क्या है? Object. Was being typed यानी कि टाइप किया जा रहा था, यानी कि ing फॉर्म में आएगा। तो the secretary was typing the letter when the phone rang. The secretary will type the letter, will नहीं आएगा, is typing, is नहीं आएगा क्योंकि was है, घटना पास्ट की है। The secretary is typing, is नहीं आएगा, secretary was typing the letter when the phone rang। Option C is correct। When I saw him, जब मैंने उसको देखा, I will ask him to return the book he borrowed। अब saw him past में देखा, saw मतलब past की घटना और will मतलब future की घटना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो बोल रहे when I will see him, तो जब मैं उसको देखूंगी, when I see him या I will see him। when I see him क्योंकि आगे will बोला है तो दो बार will एक साथ नहीं आएगा। when I see him I will ask him to return the book he borrowed। तब मैं उसको बोलूंगी कि जो तुमने किताब मुझसे ली है उसको वापस कर दो। तो when I see him, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Nobody is fool, कोई भी मूर्ख नहीं है। अब इसके लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ना। आप मुझे आसानी से मूर्ख नहीं बना सकते। कोई बोलेगा ना कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, दैट मीन्स आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तो नॉट इजीली डिसीव्ड, आसानी से मूर्ख नहीं बन सकते, धोखा नहीं खा सकते। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जो बहुत ही साधारण सी है, आम तौर पे है, कुछ उसमें खास बात नहीं है। समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। करेक्ट है वेरी वेल्दी, बहुत अमीर। इनकरेक्ट वेरी एम्यूनिटीज, वेराइटी ऑफ एम्यूनिटीज, बहुत सारे आपको संसाधन मिल रहे हैं। इनकरेक्ट है अ फेयर ट्रेड। इनकरेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है हाईएस्ट क्वालिटी या उच्चतम, सुप्रीम। सिनोनिम क्या हो गया? फर्स्ट है ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब बहुत ही तुच्छ। कोलैटरल, कोलैटरल मतलब सबका मिला जुला। ठीक है। इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे के क्रम का। और सुप्रीम, सुप्रीम मतलब हाईएस्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। पैरामाउंट मतलब सर्वोच्च, उच्च क्वालिटी का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। सीक्रेटली, क्योंकि जो नाउन है उसके साथ में यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत है। सीक्रेट क्या हो गया? गुपचुप, चुपचाप। तो वो सीक्रेट डिसाइड करेंगे? नहीं, उन्होंने सीक्रेटली डिसाइड किया कि वो शहर छोड़ देंगे। तो दे सीक्रेटली। ऑप्शन डी में एरर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे पास मिस्टर एक्स जो है हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इट हैज कम एज अ सरप्राइज।
क्यों, ये बहुत ही सरप्राइज की बात थी, बहुत ही अचंभे की बात थी। डैश शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। तो सरप्राइज, इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू द शेड्यूल्ड, कि उनके लिए बड़ी ही हैरानी वाली बात थी। फॉर नहीं होगा, टू आएगा यहाँ पे, कि उनके लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी, जो कि हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज, जो इस वक्त देश के सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं। द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। बोल रहे हैं जो हिंदुस्तान के आदिवासी हैं वो डैश हैं, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और कल्चरली भी वो पीछे पीछे हैं, पिछड़ा ही बता रहे होंगे इनको। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि कई सारे प्रयास हिंदुस्तान सरकार द्वारा लिए गए हैं, दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग, वो अभी भी डैश और सफरिंग के से जूझ रहे हैं। तो सफरिंग नेगेटिव, यहाँ पे भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ही होगा। देयरफॉर द डैश a leader from a marginalized community or group does not indicate that now the entire community will be uplifted। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि देखो देश के जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर उससे पहले कोविंद जी, तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। दैट डजंट मीन कि सारा पिछड़ा वर्ग जो है वो आगे आ चुका है। कितने प्रधानमंत्री या कितने राष्ट्रपति आए दलित या पिछड़े वर्ग से, पहले आए ना देश के पहले, तभी वो कहलाया जा रहा है कि पहले दलित राष्ट्रपति, या पहले तो खैर ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है कि इकलौते व्यक्ति बने, राइट। तो इससे मतलब ये नहीं कि पूरा समुदाय जो है वो अपलिफ्ट हो चुका है, वो आगे आ चुका है, ठीक है, उसको अभी भी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। However, this kind of move may bring certain changes in the status of Adivasis। लेकिन इस तरीके के कदम क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं आदिवासी लोगों के स्टेटस में, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लिविंग है, उसमें। कम एज अ सरप्राइज डैश शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो एट शेड्यूल उनके ऊपर ये सरप्राइज के तौर पर आया है, ऑफ उनमें से निकल कर सरप्राइज के तौर पर है, उनमें सरप्राइज के तौर पर है, उनके लिए सरप्राइज के तौर पर है। तो ऑप्शन डी उनके लिए, टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज करेक्ट। who are dash the most marginalized groups of country, therefore मतलब अंततः, अतः, इसलिए, through मतलब किसी चीज के माध्यम से, among मतलब सबसे marginalized groups जो है देश में उनमें वो आते हैं। सो वो उनमें आते हैं ना, सिर्फ एक शेड्यूल्ड ट्राइब भी तो नहीं है सबसे मार्जिनलाइज ग्रुप, पर बहुत सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनमें से वो भी एक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Adivasis of India have been dash socially, economically and culturally marginalized। marginalized मतलब कि वो समाज के कमजोर तबके हैं, कमजोर वर्ग हैं। censored मतलब कि जिस चीज को रोका गया हो। एलिवेटेड मतलब कि ऊंचे उठे हुए। और अपलिफ्टेड मतलब कि ऊपर उठे हुए। तो यहाँ पे वो मार्जिनलाइज्ड है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, कल्चरली हो। Despite various efforts taken by Government of India, they are still under dash and suffering। abundance मतलब भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। रिवर मतलब पानी, नदी। पावर्टी गरीबी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, गरीबी और सफरिंग में के अंदर है वो, फिर भी फॉरेस्ट जंगल में है। तो कई आदिवासी जंगलों से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबी के अंदर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Therefore, the dash a leader from a marginalized community। Therefore, elevation of मतलब उठना, प्रगति करना, यानी कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से एक लीडर उठकर आया है। दैट डजंट मीन कि वो पूरी कम्युनिटी जो है वो सुधर चुकी है या उसके हालात सुधर चुके हैं। रिजेक्शन मना कर देना किसी को। प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति, है ना, पद का यहाँ पे बात की गई है। एक्सक्लूजन मतलब किसी को बहिष्कार करना। तो यहाँ पे एलिवेशन, किसी एक लीडर का ऊपर उठ के आना, डजंट मीन पूरी कम्युनिटी सुधर, मतलब उसका अपलिफ्टमेंट हो चुका है। सो दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।